औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो कानून शहादत के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कानून शहादत को स्टार्ट किया है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसे 1 से लेकर 166 तक करेंगे नंबर वाइज़। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूँ, ये जो कानून शहादत आर्डर है ये 1984 को इन्फोर्स हुआ। उससे पहले इसे हम एविडेंस एक्ट के नाम से पुकारा करते थे, इसे जाना करते थे। तो एविडेंस एक्ट्स रिपील हो के फिर इसे कानून शहादत के नाम से पुकारा गया। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। ये एक्चुअल में हमारा ये जो कानून शहादत जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है और इसके जो 13 चैप्टर्स है और इसके जो आर्टिकल्स है वो 166 आर्टिकल्स है। सो हमारा जो ये टॉपिक जो है इस हवाले से कि हम इसे डिस्कस करेंगे। सो इसके वाला ये जो हमारा जो कानूनी शहादत जो ऑर्डर है वो रेलेवेंसी और जो इसके एडमिसिबिलिटी पर बात करता है। यानी कि 18 से लेकर 59 तक जो है रेलेवेंसी पर और 70 से ऑनवर्ड जो है वो एडमिसिबिलिटी पर बात करता है। तो इसके हवाले से जो बात करें तो हम इसे एक डायरेक्ट की लैंग्वेज से लेंगे और आर्टिकल 1 जो चैप्टर 1 है हमारा प्रिलिमिनरी है और जो कि पार्ट 1 जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी बात करता है। तो आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 1 हमें यही बता रहा है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल यानी कि इसका जो नाम क्या होगा, एक्सटेंड इसकी वसअत कहाँ तक होगी और कमिंसमेंट यानी कि ये कब से स्टार्ट होगी, इसकी शुरुआत कब से है। तो दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसको हम कानून शहादत के नाम से पुकारेंगे और जो कि 1984 को। और इसके अगर आर्टिकल 1 की सब क्लास 2 की बात करें, ये हमें बता रहा है इट एक्सटेंड, यानी कि इट एक्सटेंड इसकी वसअत कहाँ तक होगी, टू वोल ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो वसअत होगी वो वोल ऑफ पाकिस्तान होगी, यानी कि पाकिस्तान की जहाँ जहाँ तक हदूद है ये वहाँ वहाँ तक एप्लीकेबल होगा। एंड अप्लाइज टू द ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग इन बिफोर एनी कोर्ट, यानी कि ये जुडिशल प्रोसीडिंग जो है, कोर्ट्स के प्रोसीडिंग है, जजिस के प्रोसीडिंग है, ये वहाँ पर उसके सामने वहाँ पर ये अप्लाई होगा जुडिशल प्रोसीडिंग में, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल लॉ ट्राइब्यूनल और अदर और और एन अदर और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइज जुडिशल और कज़ाई जुडिशल पावर्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, यानी कि ये इन इन जो मैंने ऊपर नाम लिए हैं, यानी कि कोर्ट मार्शल लॉ ट्राइब्यूनल, इन जिन पर ये अप्लाई होगा। लेकिन ये कानूनी शहादत कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आर्बिट्रेटर एक्ट जो है हमारा वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। और अगर इसके सब क्लास 3 की बात करें, आर्टिकल 1 के सब क्लास 3 की बात करें, ये हमें बता रहा है कि इट शल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये जल्द ही नाफिजुल अमल होगा, यानी कि फिल फोर इस पर अमल होगा। अगर हम आगे डेट लगा देते तो यानी कि ये हमें बता देता कि इस फिलान डेट से ये एप्लीकेबल होता। जहाँ पे डेट नहीं मेंशन है, जस्ट यही बता रहा है इट शल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि जल्द ही नाफिजुल अमल होगा। और हम इंटरप्रिटेशन क्लास की बात करें, यहाँ पे बता रहा है कि इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। बता रहा है कि बावजूद इसके कोई चीज़ इसके मुखालिफ भी हो सकती है, यानी कि कोर्ट की जो डेफिनेशन है यहाँ पे इस तरह है, लेकिन कोई और सब्जेक्ट में अलग तरह से दिया गया होगा। ये बता रहा है कि बावजूद इसके कोई चीज़ इसके मुखालिफ हो सकती है। यहाँ पे बता रहा है कि ये एक टर्म है, इस टर्म को याद रखना। यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है बोल रहा है कि बावजूद इसके कोई चीज़ इसके मुखालिफ हो सकती है। तो इसके अलावा अगर हम कोर्ट की बात करें, कोर्ट में यही बता रहा है कि कोर्ट इंक्लूडिंग ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि कोर्ट की जो मीनिंग होगी ना, जो कोर्ट में शामिल होंगे ना, वो जजेस और मजिस्ट्रेट होंगे एंड ऑल पर्सन्स, सारे पर्सन्स होंगे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर के लोग होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि आर्बिट्रेटर इसमें शामिल नहीं होगा कोर्ट में। लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, जो एविडेंस ले सकते हैं
ये यानी कि जो एविडेंस ले सकते हैं मजिस्ट्रेट जो कि जजेस जो जो यानी कि जो कोर्ट इंक्लूडिंग जजेस एंड मजिस्ट्रेट ऑल पर्सन्स, जजेस और मजिस्ट्रेट सारे पर्सन जो कि लीगली ऑथोराइज्ड किए गए हों किस लिए कि जो कि एविडेंस ले सकें। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट में यही बताया गया है सिंपल कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, कि डॉक्यूमेंट्स मीन एनी मैटर, डॉक्यूमेंट्स मीन एनी मैटर यानी कि कोई भी मैटर जो हो, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस्ड ऑन डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टांस, कोई चीज़ पर सबस्टांस किया गया हो। तो यहाँ पे बता रहा है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड ऑन डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टांस, यानी कि कोई चीज़ है, दीवार है, यहाँ पे कोई वाल है, यहाँ पे कोई चीज़ है, उसके ऊपर जो जो अल्फाज होंगे लिखे होंगे एज ई एविडेंस के तौर पर अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे वो दैट इज़ कॉल्ड, वो फिर हम उसे एज ए डॉक्यूमेंट कहेंगे। और यहाँ पे बता रहा है कि बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स के लिखे होंगे ना, जो दीवार पे कोई, यहाँ पे दीवार की चीज़ पर या कोई पेड़ के ऊपर हम कोई चीज़ भी लिखेंगे, तो वो दरख्त के ऊपर कोई चीज़ अगर कोई हम लिखेंगे तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। अगर हम उसे एज ए एविडेंस के तौर पर लाएंगे तो हमारा वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। बाय मीन्स ऑफ द लेटर्स फिगर्स ऑन द मार्क्स, जो मार्क्स भी होंगे, निशान भी इस तरह के होंगे ना, एज ए एविडेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। Means intent to be used which may be used for the purpose of recording the matter, उस मैटर को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए एविडेंस के लिए तब वो सारे चीज़ें हमारा क्या कहलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। सिंपली अगर बताऊं, अगर कोई दीवार पर कोई चीज़ पर, अगर कोई पत्थर पर कोई दीवार पर आप लिख लेते हो, फिर उसके बाद हम उसे एज ए एविडेंस पेश करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। दैट इज मीन दैट्स कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्स। अब नीचे उसने इलिस्ट्रेशन में दी गई है, तो इलिस्ट्रेशन में हम बता रहा है कि ए राइटिंग इज़ ए डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड। अब और वर्ड्स होंगे, जो अल्फाज होंगे हमारा वो प्रिंट किए गए होंगे, निशान जो होंगे वो, जो हमारे निशान होंगे वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट्स के लिए। लिथोग्राफी और फोटोग्राफी आर डॉक्यूमेंट्स। लिथोग्राफी जो कि हम निशान लगवाते थे, बैनर बना लेते हैं, वो सारे क्या है, डॉक्यूमेंट्स कहलाए जाएंगे। और उसके अलावा मैप और प्लेन इज़ ए डॉक्यूमेंट्स, मैप भी क्या कहलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। एन एन इंस्क्रिप्शन ऑन द मेटल प्लेट और स्टोन इज़ ए डॉक्यूमेंट्स, जो कि नेम प्लेट है और उसके अलावा मेटल प्लेट है और उसके अलावा जो स्टोन से अगर हम उसे एज ए एविडेंस करेंगे तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। ए सर्च ए और यहाँ पे बता रहा है ए कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर जो होगा वो भी एज ए डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और हमारा जहाँ पे बता रहा है कि एविडेंस से मुराद क्या है, जो कि सी हमें बता रहा है, इंटरप्रिटेशन क्लास का सी हमें बता रहा है कि डॉक्यूमेंट से मुराद, एविडेंस से मुराद क्या होगा, एविडेंस में क्या क्या शामिल है। बुरा एविडेंस इंक्लूड्स, एविडेंस में जो शामिल है ना वो क्या क्या चीज़ है, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, by witness in the relation to the matter of fact under inquiry. Such statements are the called evidence is such statements are the called oral evidence। यानी कि आप कोर्ट को कहोगे कि वो बाय विटनेस, यानी कि वो इस तरह रिलेशन बताए, अपने फैक्ट्स के बारे में बताएगा, मुँह ज़ुबानी बताएगा, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, ओरल एविडेंस कहलाएंगे। यानी कि एक सामने जज के सामने खड़े होकर आप कोई मैटर के बारे में, रिलेशन के बारे में, उस चीज़ के बारे में बताओगे, दैट इज़ कॉल्ड द ओरल एविडेंस। और इसके अलावा नीचे दिया गया है जो कि सी की सब क्लास 2 में दिया गया है, बोल रहा है कि all documents produced for the inspection of the court, such documents are the called documentary evidence। अब नीचे बता रहा था, ऊपर बता रहा था कि permits or record to be made before that by witness। अब नीचे बता रहा है all documents produced for the inspection of the court। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, पेश करो, किस लिए, इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए। तो ये सारे चीज़ें क्या कहलाई जाएंगे,
सच डॉक्यूमेंट्स सच मान ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कहलाएंगे आर द कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। अब नीचे और इसके अलावा अगर डी की बात करें, डी में बता रहा है फैक्ट क्या है। फैक्ट किसी चीज़ को महसूस करना, चीज़ों की हालत को महसूस करना, वो सारे फैक्ट्स कहलाते हैं। यानी कि आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, दैट इज कॉल्ड द फैक्ट। एनीथिंग, कोई भी चीज़, स्टेट ऑफ थिंक, स्टेट ऑफ थिंक मीन्स उस चीज़ की हालत, उस चीज़ की हालत कैसी थी। रिलेशन ऑफ थिंक, उसकी जो रिलेशन, उसकी जो हालत है, उसके जो कनेक्शन है, वो चीज़ केपेबल ऑफ बीइंग प्रिसेव्ड बाय द सेंस, उस चीज़ को सेंस के जरिए, उस चीज़ को सेंस के ज़रिए जानना, दैट इज कॉल्ड द, उस चीज़ को सेंस के ज़रिए जानना वो फैक्ट्स कहलाता है। यानी कि आप चीज़ कोई पढ़ी है, आपने उसके बारे में सोचा और फैक्ट क्या है, उस फैक्ट्स जो फैक्ट्स कहलाएंगे। यानी कि जो किसी चीज़ को सोचना, उसके रिलेशन के बारे में सोचना, कि इसकी जो स्टेट के बारे में सोचना और ज़हन से सोचना, वो ही सारे क्या कहलाएंगे? फैक्ट्स कहलाएंगे। और नीचे बता रहा है कि डी के सब सेक्शन 2 में बता रहा है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, उसकी कंडीशन बयान करना, ये भी क्या फैक्ट्स कहलाएंगे। फैक्ट्स और और इसके अलावा ई की बात करें, यहाँ बता रहा है एक्सप्रेशन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड द सिक्योरिटी प्रोसीजर शैल बियर इन द मीनिंग गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस। ये फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा है। ये जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2000 में दिया गया होगा। और यहाँ पे बता रहा है कि द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर, यहाँ पे बता रहा है कि द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर द कंटेंट और सो एडमिट्स इंक्लूड द मीनिंग गिवन टू इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस, ये भी उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे उसने फैक्ट की जो इलस्ट्रेशन देकर हमें समझाया कि फैक्ट एक क्या चीज़ बता रहा है कि दैट द देयर आर द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन द सर्टेन ऑर्डर इन द सर्टेन प्लेस इज फैक्ट। और बता रहा है कि दैट मैन हियर्ड और सा समथिंग इज फैक्ट। यानी कि कोई आदमी ने जो चीज़ सुना और देखा, वो भी क्या कहलाएगा? फैक्ट कहलाएगा। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज फैक्ट, कुछ जो कोई आदमी अगर कोई लफ्ज़ कहेगा, वो भी क्या कहलाएगा? फैक्ट कहलाएगा। दैट ए मैन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन हैज़ ए सर्टेन इंटेंशन एक्ट्स इन गुड फेथ इन fraudulently or use a particularly word in the particular sense, or is was at a specific time conscious or particular sensation is fact। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे? फिर फैक्ट कहलाएंगे। और उसके बाद बता रहा है कि दैट ए मैन हैज़ ए सर्टेन रेपुटेशन इज फैक्ट, मैन की जो रेपुटेशन, सर्टेन रेपुटेशन है, वो भी क्या कहलाएगा? फैक्ट कहलाएगा। अब नीचे बता रहा है कि फैक्ट की जो बता रहा है कि सबसेक्शन 2 के जो इसका बता रहा है, बोल रहा है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट। अब यहाँ पे रेलेवेंसी की बात कर रहा है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर विथ when the one is connect with the other in any way of the ways referred to in the person of order relating to the relevancy of fact। अब यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बता रहा है कि उस जो चीज़ की रेलेवेंसी क्या है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक मर्डर हुआ और यहाँ पे एक कमरे में मर्डर होता है और एक बंदा जो है इस दूसरे पर्सन को किल कर देता है। मर्डर, इसके पास छुरी है, ठीक है, इसके पास छुरी है। और यही छुरी आप मैंने से, यानी कि ए एक पर्सन है, बी भी पर्सन है और सी भी पर्सन है, ठीक है। बी ने सी को कत्ल कर दिया और जो ए था उस बी को ए ने जो बी को छुरी के साथ देखा, बी ए ने बी को छुरी के साथ देखा और उसी छुरी से कत्ल हुआ था किसका? सी का। तो ये भी क्या है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। यानी कि ए यही कहेगा कि मैंने बी को कल यही छुरी के साथ देखा था और उसी छुरी के साथ ये मर्डर किया गया है। तो ये भी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहलाएगा। और उसके अलावा
हम बात करें तो यहाँ पे बता रहा है कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू क्या है? Including any fact from which either by itself or connection with other facts, the existent or non-existent nature, extent, or any right, ability, or disability ascertained or denied in any any suit or proceeding necessary follows। फैक्ट इन इशू क्या है? जो मसला हुआ है, जो मसला है ना, वही फैक्ट इन इशू है कि ये मसला किस वजह से रेज हुआ, वो क्या है? फैक्ट इन इशू कहलाएगा हमारा। और रेलेवेंस या फैक्ट उस चीज़ के साथ कनेक्ट क्या है, और फैक्ट इन इशू क्या है कि जो मसला हुआ, मर्डर किस वजह से हुआ, ये फैक्ट इन इशू है। यानी कि मर्डर हुआ, ये भी फैक्ट इन इशू है। अब कोई चीज़ ढूंढ रहे हो आप, कह रहे ये फलाम चीज़ हुआ, तो वो भी क्या कहलाएगा? फैक्ट इन इशू कहलाएगा। यानी कि कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट हुआ और उसकी नॉन एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट हो, वो क्या कहलाएगा? फैक्ट इन इशू कहलाएगा। अब नीचे उसने इलिस्ट्रेशन दी है, ए इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। बोल रहा है ए पर इल्ज़ाम लगा हुआ था कि उसने बी को मर्डर किया है। एट द ट्रायल ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू, जो कि एट इज ट्रायल फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इशू। अब नीचे जो दिए गए हैं वही बता रहा है कि ए काज्ड बीज डेथ। ठीक है, ए ने दैट्स ए काज्ड बीज डेथ, दैट ए हैड इंटेंड टू काज बीज डेथ, that he had received grave sudden provocation from B, that he, at the time of doing that which was caused B's death was a reason of the unsoundness of mind, incapable of the knowing its nature। ये जो ऊपर जो हुए थे, ये जो बता रहा है कि ए की जो इंटेंशन थी बी को मारना, और जो ए की इंटेंशन थी बी को मारना, उसको कत्ल करना, उसको ज़ख्म ग्रेव प्रोवोकेशन देना, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये फैक्ट कहलाएंगे। उसके कल्पेबल केपेबल भी अनसाउंडनेस, ये सारे क्या कहलाएंगे? उसके जो तो यहीं तक था आज का हमारा जो लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ी रहिए। और